बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर डिवाइसेस फ्रॉम यूनिट नंबर 5 डिजिटल सिटीजनशिप। पेज नंबर है 97। बिकॉज वी लिव इन द इंफॉर्मेशन एज वेयर एवरीथिंग इज बिकमिंग मोर कंप्यूटर बेस्ड, मेंटेनिंग अ हेल्थी लाइफस्टाइल इज इसेंशियल। अब हम कौन से दौर में रह रहे हैं? इंफॉर्मेशन एज का दौर है ये, ठीक है ना। लोग कौन कौन से दौर में रहे हैं? कोई पत्थर के ज़माने में रहा है, कोई ब्रॉन्ज के ज़माने में रहा है, कोई कॉपर के ज़माने में रहा है, ठीक है। पुराने वक्तों की बात थी वो। अब हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है, हर चीज़ कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। जिसने जो देखना है वो या तो मोबाइल के को अप्रोच करेगा या कंप्यूटर के ऊपर बैठकर अपनी चीज़ें ढूंढेगा, या बैंकिंग है या शॉपिंग है या जो कुछ भी है। तो इसके साथ साथ क्योंकि हम कंप्यूटर पर जब भी या मोबाइल पे काम करते हैं तो हम लोग स्टैटिक होकर या तो बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। चलते हुए कभी हम कंप्यूटर या मोबाइल अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। तो हर वक्त हम टाइम गुजारते हैं इन मोबाइल और इस किस्म की डिवाइसेस के सामने, और कई कई घंटे उठकर चलते फिरते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए जिस्म की तंदुरुस्ती भी ज़रूरी है। वर्किंग विद कंप्यूटर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस कैन कॉज अ वाइड रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। अब अगर आप कंप्यूटर्स के साथ वर्किंग है, आपकी मजबूरी है, आपका सारा दिन यानी 9 to 5 आप कंप्यूटर के आगे बैठे हैं और आपको इजाज़त नहीं है वहाँ से हिलने की जैसे ऑफिस में होता है, तो समझ जाएं कि आप बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों के जो है ना शिकार होने वाले हैं। द मोस्ट कॉमन कंसर्न्स आर एड्रेस्ड एज फॉलो। अब नीचे जो आपको मसले पेश आते हैं कंप्यूटर के सामने ज़्यादा जो है ना रहने से, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जो है वो पोस्चर रिलेटेड इंजरीज आती हैं कि आपके बैठने का अंदाज कैसा है। कंप्यूटर रिलेटेड इंजरीज इंक्लूड बैक एंड नेक पेन, हेडेक्स एंड शोल्डर एंड आर्म पेन्स। अब सबसे जो मेन रिलेटेड हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं कंप्यूटर यूज़ करते हुए, वो हमारी नेक है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी बैक है, वो हमारी गर्दन है, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे कंधे खिंच जाते हैं, कंधों में दर्द होता है, और हमारे बाजू दर्द होते हैं, क्योंकि एक ही पोस्चर में आप बैठे रहते हो जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने कहा कि नॉन अप्रोप्रिएट वर्क स्टेशन सेटअप्स। अगर आपका वर्क स्टेशन सेटअप जो है ना अप्रोप्रिएट नहीं है, आपको एक आरामदेह कुर्सी नहीं मिली हुई, एक प्रॉपर हाइट वाली सामने टेबल या डेस्क नहीं मौजूद, और आपको या तो बहुत झुक कर या लेट कर या बहुत अजीब तरीके से बैठ कर काम कर, कभी एक करवट आप लेट कर अपना काम करें, कभी दूसरी करवट लेट के। और ऑफिस में तो बंदा लेट नहीं सकता ना, तो वो एक ही उनका पोस्चर होता है कि वो आगे झुक कर टेबल के ऊपर अपना वजन डालकर काम करते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। जैसे कि सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो जो ग्रीन टेक लगा हुआ है, असल पोस्चर जो है ना और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए बैठने का, वो ये सही तरीका है कि आपकी कमर जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट हो पीछे, और आपकी चेयर जो हो ना उसकी बैक ज़रा वेव वाली होनी चाहिए, ताकि आपकी, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा वेव है, थोड़ा सा मुड़ी भी है, थोड़ा सा झुकाव भी है, और थोड़ी सी तिरछी सी है ना, मतलब ऐसे वेव आता है थोड़ा सा। तो हमें इसी किस्म की बैक वाली चेयर्स जो है ना यूज़ करनी चाहिए। अब इम्प्रॉपर पोस्चर एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग कैन ऑल कॉज और वर्सन मसल्स एंड जॉइंट पेन्स। हमें क्या होता है अगर हम बहुत लॉन्ग सिटिंग्स हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग्स हैं, हमें बड़ी बड़ी देर इसके आगे बैठना पड़ रहा है, 4 4 5 5 6 6 घंटे, तो एक तो हम अपना पोस्चर इस तरह का रखें, कोशिश करें ज़्यादातर। और ये जो सिटिंग है ना हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन सिटिंग्स, ये हमें कॉज क्या करती हैं? मसल और जॉइंट पेन हो जाती है हमें, जो मेन मसले होते हैं। तो इसको इतना डिटेल में बताने का मकसद ये है कि एक दफ़ा आपने समझा होगा ना, फिर आप अपनी वर्डिंग में लिख लोगे। सिटिंग इन द रॉन्ग वे कैन लीड टू फिजिकल एग्जॉस्शन एंड फटीग। अब आप अच्छे तरीके से नहीं बैठे, टेढ़े मेढ़े होकर बैठे हो, तो आपका जिस्म वैसे ही थक जाएगा और एग्जॉस्ट हो जाओगे, आप आवाज़ार हो जाओगे। आप क्लास में देखो, क्या एक जगह बैठ सकते हो आप? 30 मिनट के पीरियड के अंदर बेचैनी लगी होती है, कभी किधर कभी किधर, कभी टांग किधर निकल रही है, कभी टीचर बेचारी बोल बोल के थक जाए कि प्लीज़ 30 मिनट्स हैं, कंसंट्रेट कर लें, ज़रा बोर्ड पर देख लें या मेरी सुन लें। ना जी ना, साथ वाली दोस्त के ऊपर टेक लगा ली, ठीक है ना, उसको तकिया बना लिया, या टेढ़े हो गए, या आगे आगे डेस्क के ऊपर लेट गए। तो ये पोस्चर्स जो है ना, अगर आप कंप्यूटर नहीं भी यूज़ करते, आप भी जो है ना 9 to 2 PM तक तकरीबन 6 7 8 घंटे स्कूल में गुजारते हो, तो आपके लिए भी ये पोस्चर्स अच्छे नहीं हैं। आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए।
इस तरह आप अटेंटिव भी रहोगे और आपकी जिस्म जल्दी थकेगा नहीं। मेंटेनिंग द सेम पोजीशन फॉर एन एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो टू मसल्स, बोन, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, रिजल्टिंग इन पेन एंड स्टिफनेस। अब क्या होता है, जब आप सेम पोजीशन पे काफ़ी देर तक बैठे रहते हो ना, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है ऑफ टाइम, वो क्या करेगी, आपका ब्लड प्रेशर का फ़्लो जो है ना वो रिड्यूस कर देगी। अब आपका खून पूरी बॉडी में पंप हो रहा है, ठीक है ना, उसको फ्लो के लिए या तो बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट चाहिए, ठीक है, या इस तरह का पोस्चर चाहिए कि आपकी कैपिलरीज में से और आपकी जो वेन्स हैं उनमें से खून की गर्दिश जो है ना अच्छे तरीके से हो। इसीलिए आप देखते हो ना, आप बैठे ज़्यादा देर आपका पाँव सुन्न हो गया, हाथ सुन्न हो गया, टांग सुन्न हो गई, अजीब कीड़ियाँ पाँव में चलने लग जाती हैं। फिर जब ब्लड फ्लो आपका रिड्यूस होता है तो आपके मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी मसल्स के अंदर या पहले सेल्स के अंदर मौजूद है, वो मज़ीद आपको तंग करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करते हो। अब ताज़ा खून जब पूरे जिस्म में घूमेगा तो आप फ्रेश रहोगे, लेकिन अगर आप एक जगह एक पोस्चर में बैठे रहोगे तो आपको ताज़ा खून आपके पूरे जिस्म में नहीं क्रॉस होगा, तो आपके मसल्स भी, आपके बोन्स, आपके पट्टे जो टेंडेंस होते हैं आपके, एंड लिगामेंट्स जो आपके टांगों की खिंचाव शुरू हो जाएगा, कमर में खिंचाव शुरू हो जाएगा और अजीब सा अकड़ेस हो जाएगी पूरे जिस्म के अंदर। अब सेकंड है कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS, जिसको शॉर्ट फॉर्म है जिसकी CTS। अगर आपको वो पूछे कि CTS क्या है, मैंने वर्कशीट शेयर की है, अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वर्कशीट जो है ना वो रीड आउट करके दे दूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, मुझे 2-3 बच्चों ने कहा है कि बिल्कुल वो रीडेबल नहीं है, तो मेरे पास एक्चुअली जो बच्चों से मैंने मंगवाई थी अपने, वो मेरे पास यही अवेलेबल थी इस वक्त, तो मैंने कहा चलो कुछ तो दूँ ना आप लोगों को, आप किसी तरफ याद करने तो बैठो, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा रीड आउट भी कर दूँगी आपके लिए ना, एक और वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो अब क्या है कि कार्पल टनल सिंड्रोम का शॉर्ट फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप CTS बताइएगा, या CTS का फुल फॉर्म पूछा जाए तो कार्पल टनल सिंड्रोम बताइएगा। ये होता क्या है, द प्रेशर ऑन अ नर्व इन योर रिस्ट, आपके हाथ में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर के अंदर, इस जगह पर जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर आपकी रिस्ट के प्रेशर बनता है, नर्व के ऊपर प्रेशर्स बनता है, यहाँ नसें इकट्ठी एक जगह हैं, वहाँ उन पर प्रेशर जब बनता है, इट कॉजेज़ टिंगलिंग, नमनेस एंड पेन इन योर हैंड एंड फिंगर्स। ये आपके हाथ में ना सुन करेगा आपको और चुभन सी महसूस होगी, ठीक है ना। और टिंगलिंग का मतलब है कि ऐसे आपको लगेगा जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं आपके हाथ के ऊपर, आप मलेंगे भी हाथ को और आपकी उंगलियों के अंदर भी ऐसा फील होगा। द कंडीशन अकर्स व्हेन वन ऑफ द प्राइमरी नर्व इन हैंड, द मीडियन नर्व, इज स्क्वीज्ड और कंप्रेस्ड एज इट ट्रेवल्स थ्रू द रिस्ट। अब अगर वो उस पर प्रेशर बन गया, आपने हाथ एक ही जगह देखे, ऊपर टेबल पर वो बंदा बैठा हुआ है और उसने उसी नर्व को प्रेस करके रखा हुआ है अपने कीबोर्ड से, वो उंगलियां तो चला रहा है लेकिन अपने हाथ की वही नर्व उसने दबा कर रखी हुई है, ठीक है ना। और जब ये काफ़ी देर तक दबी रहती है, स्क्वीज़ या कंप्रेस की जाती है, तो इससे होता क्या है कि आपका हाथ जो है ना सुन्न हो जाता है बिल्कुल। और इस नर्व को कहते क्या है, मीडियन नर्व बोलते हैं, ठीक है। आपने ये भूलना नहीं, ये प्राइमरी नर्व है हमारे हाथ की, सबसे बड़ी वाली जो कंट्रोल करती है पूरे हाथ को, और इसको मीडियन नर्व कहते हैं। इट इज़ यूजुअली ट्रीटेबल ऑन योर ओन, ऑल्दो इट कैन टेक मंथ्स टू गेट बेटर। ये अपने आप तो ठीक हो जाती है, लेकिन इसको फिर भी महीने लगते हैं। अक्सर आप ऐसे भी बैठे होगे ना तो तब भी आपको पेन कर रहा होगा, आपको हाथ में तकलीफ़ हो रही, हाथ सुन्न हो रहा होगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी दर्द जाती है, इतनी जल्दी रिकवर नहीं करती। हो जाती है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर इसको टाइम लगता है। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, अब मसल और टेंडन इंजरी कॉज बाय रिपीटेटिव overuse, exhaustion, overstretching, excessive contraction, unguarded movement, postural loading or direct strikes to the muscle or tendon, the tissue that connects muscles to bone. अब टेंडेंस किसको कहते हैं, वो टिश्यूज़ जो डायरेक्टली आपकी बोन और आपके मसल्स को इकट्ठा जोड़ते हैं, ठीक है ना, वो वाले टिश्यूज़, उनको टेंडेंस बोलते हैं। तो क्या है, आप मुसलसल इसी तरह ज़ोर दे के अपने हाथ के ऊपर बैठे हो, काम करे हो, तो आपके मसल्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो इस हालत में नहीं रहेंगे कि वो ठीक हों और आप इंतहाई तकलीफ़ में आ जाएंगे। अनगार्डेड मूवमेंट हो जाएंगी आपके हाथ की, आप नहीं भी चाह रहे होंगे ना, आपका हाथ शेक कर रहा होगा और ऐसे ऐसे मुड़ रहा होगा। ये कभी आप नोट कीजिएगा, आप थोड़ी देर अपना हाथ जो है ना इस पोजीशन में रख कर चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा ना, ये ना हो कि आपकी वो डैमेज ना हो जाए हाथ के ना, तकलीफ़ ना हो जाए आपको ज़्यादा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिकवर तो हो जाता है लेकिन टाइम लगता है।
और अक्सर आप देखिए जब आप एकदम उठकर कहीं जाते हो तो आप जा स्ट्रेट रहे होते हो लेकिन लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहे होते हो। इसी तरह आपके हाथ जो है ना आपके काबू में नहीं रहेंगे थोड़ी देर के लिए ना, वो खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देंगे क्योंकि उसके अंदर जो मसल्स और बोन से कनेक्टेड टिश्यूज़ हैं ना वो प्रेस हो गए हैं और वो इंजर्ड हो गए हैं। और क्या हो रहा है कि आपने एक दफ़ा उनको ठीक कर लिया, फिर दोबारा से आपने उनको वही प्रेशर दिया जिससे वो अभी अभी रिकवर किया था। जैसे अभी आपका गला ख़राब था, आप अभी अभी ठीक हुए हैं और फिर आप जाके अचार खा लें या कोई खट्टी चीज़ खा लें या कोई स्लश पी लें या कोई फिज़ी ठंडी ड्रिंक पी लें या बर्फ़ खा लें, गोला खा लें, कोई आइस लॉली खा लें, तो क्या होगा जो अभी अभी आपका गला ठीक हुआ है ना फिर वो और वर्स तरीके से ख़राब हो जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े उसको दोबारा ठीक करने के लिए। तो ये जो रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी है ना वो इसीलिए आती है जब कार्पल टनल सिंड्रोम आप रिकवर अभी कर रहे होते हो और फिर आप अपने हाथ को उसी तकलीफ़ से गुजारते हो, तो वो जो है ना एबनॉर्मल हो जाती है ये वाली जो आपकी नर्व होती है और फिर आपका हाथ खुद से मूव करना शुरू कर देता है क्योंकि उसको वो ऑर्डर रिसीव नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो नसें दब चुकी होती हैं, कंप्रेस हो चुकी होती हैं। अब आगे है हाउ टू डील विद पॉस्चर रिलेटेड इंजरीज इश्यूज़। अगर आपकी चलो इश्यूज़ हो जाते हैं किसी बच्चे को या किसी बड़े को, तो उससे किस तरह डील किया जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए। मेंटेन गुड पॉस्चर व्हेन वर्किंग ऑन द कीबोर्ड। जब भी आप कीबोर्ड पर काम करें अपना पॉस्चर अच्छा रखें। ये भाई को देख के कैसे चेयर पर बैठ के गोद में रख के, लैपटॉप का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त उसको गोद में रख कर काम करते रहो। लैपटॉप का मतलब ये कि ये पोर्टेबल डिवाइस है, यू कैन टेक इट विद योर सेल्फ एनीवेयर। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको हमेशा हेलो बेबी काका बना के इसको गोद में बिठाई रखें। कीप योर फीट सपोर्टेड ऑन द फ्लोर। अपने टांगों को जो है ना ज़मीन पर रखें और उनकी मदद से अपने आप को जो है ना वज़न उन पर डालें, ठीक है। और उनको सपोर्ट दें, अपने पूरी बॉडी को अपने पैरों की सपोर्ट दें। अवॉइड ट्विस्टिंग और बेंडिंग योर ट्रंक और नेक। अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे या बिल्कुल आगे की तरफ झुकाना नहीं है आपने, ठीक है ना, या ट्विस्ट नहीं करना, ऐसे गोल नहीं घुमाना जैसे ट्विस्ट होता है ना, गोल चक्कर ऐसे नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है ना नसें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, तो कहते हैं ना बल पड़ गया है या स्ट्रेन हो गया है या मुझे स्पैज़म बोलते हैं उसको। तो मैंने बेसिकली कभी आप सोए आपकी टांग के अंदर वो कहते हैं कुड़ल पड़ गया है, नस पे नस चढ़ गई है, तो इस तरह हो जाता है। आपने ट्विस्ट नहीं करना, कभी भी काम करते हुए अपनी गर्दन को ऐसे गोल नहीं घुमाना, ठीक है। आगे फोर्थ है कीप योर शोल्डर रिलैक्स्ड विद योर एल्बो क्लोज टू योर साइड्स। आप अपनी जो शोल्डर्स हैं ना उनको ऐसे इकट्ठा करके ना अपने एल्बोज़ के साथ नज़दीक करके रखें, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, ठीक है। वैसे ये भाई ठीक बैठे हुए, यही पॉस्चर है असल में, उन्होंने ठीक पॉस्चर ही बताया हुआ है। मैं ऐसे इसको नाम बदनाम कर रही थी, मैंने तो अब गौर से देखा इसको कि ये ठीक बैठा हुआ है, बिल्कुल देख लें उसके पैर किस तरह है, नीचे उसने किस तरह टिकाए हुए हैं, ठीक है ना। अपने हाथों को उसने कैसे ऊंचा करके रखा, वो उसने अपने हाथ यहाँ से दबने नहीं दे रहा, जहाँ पे हमारी मेडियन स्ट्रेन नर्व होती है ना वो उसको दबने नहीं दे रहा, देख लो। और अपनी गर्दन को रिलैक्स कर रखने के लिए उसने अपने कंधों को ऐसे इकट्ठा करके ना अपनी एल्बोज़ के करीब किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये पोस्चर खुद से देख रहे हैं अपनी बुक के सामने, और जब भी मेरा आप लेक्चर सुना करें अपनी बुक्स ज़रूर अपने सामने रखा करें ताकि आपको समझ आती रहे। आपका कान जो है वो वीडियो की तरफ होने चाहिए और आंखें आपकी अपनी बुक के ऊपर होनी चाहिए। अवॉइड रेस्टिंग योर एल्बोज़ ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ योर टेबल। अपनी एल्बोज़ को कभी भी ऐसे खड़ा करके आप देखें, अपना हाथ जो है ना अपने कान के पास लाएं, ठीक है। अब आपकी जो ये पोजीशन है ना, मैं अभी आपको दिखा नहीं पा रही लेकिन मैं आपको समझा बहुत अच्छा रहूँगी समझा दूँगी। आपके हाथ राइट हैंड को अपने कान के पास लेके जाएं। अब नीचे आपकी एल्बो जो है वी बना रही है, उसको आप हार्ड किसी जगह पर रखें, टेबल पर या बेड पर, किसी बेड की साइड टेबल के ऊपर, तो आपकी जो एल्बो है वो डैमेज होने का ख़तरा है। तो इस पोजीशन में आपने कभी भी नहीं बैठना कंप्यूटर यूज़ करते हुए, कभी भी हार्ड सरफेस टेबल के ऊपर आपने एल्बोज़ को इस तरह रेस्ट करने के लिए नहीं रखना। टेक ब्रेक्स, अब थोड़ा ब्रेक्स लें, आधा घंटा काम किया, घंटा काम किया, उठें, घूमें, थोड़ा सा चलें फिरें 10 मिनट 5 मिनट। These breaks can be brief and should include stretches for optimal results. आप खाली ये ब्रेक नहीं लेनी, थोड़ी सी वॉक नहीं करनी, अपने जिस्म को थोड़ा सा आगे की तरफ पीछे की तरफ, जैसे हम छोटी छोटी एक्सरसाइज के स्टेप्स करते हैं ना, लेफ़्ट ले जाएं, बॉडी को थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ें, थोड़ा आगे की तरफ मुड़ें, तो इससे आपके जिस्म ज़रा रिलैक्स होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगी और नॉर्मलाइज होगी और आपके पूरे मसल्स को, बॉडी को जो है ना ऑक्सीजन प्रॉपर्ली जो है वो मिलेगी, जिससे आप एक तो फ्रेश फील करेंगे, छोटी सी ब्रेक आने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा
और फिर आप और अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे अपने काम के ऊपर। फिर आप दोबारा बैठ जाओ, फिर आप थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक ले लें। तो अभी पढ़ लेते हैं आई स्ट्रेन फ्रॉम कंप्यूटर यूजेस, और जल्दी से इसको 15 मिनट के अंदर जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या होता है? डिजिटल आई स्ट्रेन इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आई एम विजन प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एक्सटेंडिंग कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइसेस यूज। सिम्टम्स इंक्लूड आई discomfort and fatigue, dry eye, blurry vision and headaches। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है और वो कैसे होता है, उसकी क्या सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता चले कि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन हो गया है या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो गया है। जब भी डिजिटल आई स्ट्रेन होता है वो आपकी आँख के जो है ना विज़न को प्रॉब्लम देता है, आप के देखने की सलाहियत को तकलीफ़ देता है, ठीक है ना। और वो कैसे देता है कि कोई भी आप डिजिटल डिवाइस यूज़ करें, वो कंप्यूटर हो, वो लैपटॉप हो, वो टीवी हो, कोई भी इस तरह की चीज़ है, वो सब आपको डिजिटल आई स्ट्रेन का सबब बनेंगे। ये सब इंक्लूड हैं इसी ग्रुप के अंदर। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? पहली सिम्टम है आई डिस्कम्फर्ट एंड फटीग। आपकी आंखें बहुत जल्दी थक जाएंगी, आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा। ये इसकी सबसे पहली अर्ली स्टेज है और आपको यही मौका है कि अपने आप को बचाएं इतने ज़्यादा एक्सपोजर से, टीवी या मोबाइल या किसी भी जगह पर। और अगर फिर भी आप इसको कंटिन्यू रखते हो, ज़्यादा टाइम देते हो, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशंस में आप टीवी या ऐसी डिवाइसेस के आगे एक्सपोजर करते हो, तो फिर सेकंड सिम्टम क्या आएगा? आप ब्लरी विजन, आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा। अभी भी टाइम है कि आप बच जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ी ब्रेक ले लें। थर्ड स्टेज क्या होगा? आपका सर दर्द शुरू होना हो जाएगा। और क्या है? आपके डिस्कम्फर्ट, आंखों की फटीग, आपकी आंखों का ड्राई होना, आपकी आंखों का ब्लरी विजन होना और आखिर में हेडेक। ये आप कंप्लीटली अब इस चीज़ के शिकार हो चुके हैं कि आपको डिजिटल आई स्ट्रेन हो चुका है। अब आप जब भी कोई ऐसी टीवी या ऐसी कोई चीज़ देखोगे तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। और मैं पिछले दिनों इसी तकलीफ़ से गुजरी हूँ, मेरी आंखें बहुत तकलीफ़ में थी। मैंने कभी इतना एक्सपोजर नहीं किया इस किस्म की डिवाइसेस के आगे, लेकिन मुझे वीडियोज़ अपलोड करनी पड़ती थी, काफ़ी देर मुझे स्क्रीन को देखना पड़ता था, टिकटिकी बांध के जिसको कहते हैं ना। तो मेरी आंखें थक गई और यकीनन मैं आपको बताऊँ, मेरी आंखें ड्राई हुई और मुझे आंसू नहीं आ रहे थे और बहुत शदीद दर्द था आंखों के अंदर और सर तो बेतहाशा दर्द कर रहा था। कॉमन कॉजेज़ ऑफ आई स्ट्रेन्स आर स्टेयरिंग एट अ कंप्यूटर स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब कॉमन कॉजेज़ आप ने देख लेने, बहुत आसान से हैं। या तो आप मुसलसल देखते रहो स्क्रीन की तरफ, लॉन्ग टाइम स्टेयर करते रहो। स्टेयरिंग मीन्स घूरते रहना टीवी की तरफ या कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो ये पहला कॉज है। वर्किंग इन अ रूम विद बैड लाइटिंग, अगर आप ऐसे कमरे में हो कि जहाँ अंधेरा अंधेरा सा है और डायरेक्ट स्क्रीन की रोशनी आपकी आंखों से टकरा रही है। तीसरी है यूजिंग अ कंप्यूटर स्क्रीन विद ग्लेयर और फ्लिकर्स, अगर आप ऐसी कंप्यूटर स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हो जिनमें ग्लेयर और फ्लिकर्स हैं, यानी वो अच्छी मेगापिक्सल वाली स्क्रीन नहीं है, अच्छी हाई डेफिनेशन स्क्रीन नहीं है, तो फिर भी समझो आप शिकार होने लगे हो इस चीज़ के। डर्ट ऑन द स्क्रीन, और आखिरी वजह यह है कि डर्ट ऑन द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे डर्ट है, ठीक है, और वो आपको तकलीफ़ दे रही है, बहुत गौर से आपको आपकी स्क्रीन देखनी पड़ रही है, तो भी आप के लिए मसला हो सकता है। सेकंड है आई स्ट्रेन फ्रॉम कंप्यूटर यूजेस का जो फोटो सेंसिटिव एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, आपको झटके पड़ते हैं दिमाग के अंदर, ठीक है ना। एक तो आपके आई विजन गया, वो तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम था ना। अब ये क्या है? फोटो सेंसिटिव एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, आपकी आंखों में जैसी रोशनी आती है आपके दिमाग में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। फोटो सेंसिटिव epilepsy is when seizures are triggered by flashing lights or contrasting lights and dark patterns। तीन चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं आपके दिमाग को और वहाँ झटके आना शुरू हो जाते हैं। एक फ्लैशिंग लाइट्स, आपके कंप्यूटर में अगर फ्लैश लाइट्स चल रही हैं, खुल रही है बंद हो रही है, खुल रही है बंद हो रही हैं, और या कंट्रास्टिंग लाइट्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, लाइट्स घूम रही हैं, या डार्क पैटर्न्स आ रहे हैं। वो डार्क शेड्स किसी भी कलर के होते हैं, लेकिन वो डार्क धब्बे धब्बे अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं तो आप के दिमाग को ना एकदम झटका लगेगा। आप फील करोगे, आपको झटका महसूस होता है जब हमें अजीब सी चीज़ सामने नज़र आती है ना, तो हमारा दिमाग फ़ैसला नहीं कर पाता कि ये क्या चीज़ है, तो फिर वो एक दफ़ा ना अपने आप को झटकता है। जैसे हम अपने आप को झटकते हैं ना कि क्या हुआ है, इसी तरह वो दिमाग अपने आप को झटकता है, जिसको सीज़र कहते हैं। या आप समझ लें कि सीज़र ना एक स्टैटिक
पोजीशन भी हो सकती है, ऐसे एकदम से आपको ना जैम हो जाना सब कुछ, ठीक है, और आपको वापस उस जैम को तोड़ने के लिए अपने आप को झटकना पड़ता है। फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी इज़ नॉट कॉमन, ये इतनी कॉमन नहीं है, हर किसी को नहीं होती, बट इट मे बी डायग्नोज्ड विद एन EEG टेस्ट। लेकिन ये पता लगाया जा सकता है कि किसको है, जिसको ज़्यादा एक्सपोजर है इसी चीज़ों के आगे, कंप्यूटर मोबाइल के आगे, तो वो अपना EEG जब जाके करवाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो इस चीज़ का शिकार होने वाला है या हो चुका हुआ है। फ्लैशिंग और पैटर्न इफेक्ट्स कैन मेक people with or without epilepsy feel disoriented, अनकम्फर्टेबल और अनवेल। अब यही फ्लैशिंग और पैटर्न इफेक्ट्स जो है ना, जो मैंने आपको बताया कि फ्लैशिंग लाइट्स हो या कंट्रास्ट कलर हो या डार्क धब्बे पड़े हों, तो ये क्या करते हैं, ये वजह बनते हैं इसी किस्म के चीज़ों की। उसमें बंदा डिसओरिएंटेड हो जाता है, उसको समझ नहीं आता हो क्या रहा है, ये सब उलट पुलट जाता है ना। ओरिएंटेशन होती है तरतीब से मुनज़्ज़म तरीके से किसी चीज़ का होना, डिसओरिएंटेशन क्या होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है भाई, ये क्या चीज़ इधर से आ रही है, क्या जा रही है। और अनकम्फर्टेबल होता है बंदा, बहुत घबरा जाता है, परेशान होता है क्या हो रहा है, और बहुत बीमार सा महसूस करता है, अच्छा महसूस नहीं करता। लास्ट इसमें लिखा उन्होंने हाउ टू डील विद आई स्ट्रेन इशूज़। अब ये इन दोनों इशूज़ के साथ यानी विजन सिंड्रोम और फोटो सेंसिटिव एपिलेप्टिक के सीजर्स के साथ किस तरह हम डील कर सकते हैं। एडजस्ट द लाइटिंग, अपने कमरे की लाइट सबसे पहले दुरुस्त करें। टेक ब्रेक्स, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ब्रेक्स लें। लिमिट स्क्रीन टाइम, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें, यानी आप अपना ये कायदा बनाएं, अपना कानून बनाएं, अपने ऊपर लागू करें कि आपने 4 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर टाइम नहीं देना। यूज़ आर्टिफिशियल टीयर्स, अब ड्रॉप्स मिलते हैं बाहर से, वो अपनी आँखों में टपकाएंगे तो आपको आर्टिफिशियल आंसू आना शुरू हो जाएंगे। इससे ये होता है कि एक दफ़ा आपकी आँख जो है ना, समझ लें रिफ़्रेश हो जाती है। जैसे आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर रख कर रिफ़्रेश करते हो ना, तो समझो आप उसकी आँखें साफ़ कर रहे हो कंप्यूटर की। इसी तरह आपकी आंखों में से जब पानी निकलता है ना, तो उसके जो पाथवेज़ होते हैं ना, आंखों की नसें वो ज़रा वाइड हो जाती हैं और वो रिलैक्स फील करती हैं। अब अच्छा ये हो गया। चूज़ द राइट आई वेयर फॉर यू, अपने लिए बेहतरीन ऐनक का इंतखाब करें। ज़रूरी नहीं कि आपकी आंखों की आई साइट के लिए ही ऐनक होती है, आप ऐसे शीशों वाली ऐनक पहन सकते हैं जो आपको डायरेक्ट लाइट जो कंप्यूटर से आ रही है ना, उसकी रेज़ से महफूज रखती है। वो शीशा जो है ना, वो ट्रांसमिट नहीं होना देता डायरेक्ट आपकी आई के अंदर या आपके कॉर्निया के ऊपर, उसको डायरेक्ट लाइट को जाने नहीं देता। तो इस किस्म के आई वेयर्स को इस्तेमाल करें। अच्छी ऐनकें जो होती हैं ना, आप जाके ले सकते हो किसी भी ऑप्टिकल शॉप के ऊपर जाके, जहाँ से चश्मे मिलते हैं, उनसे ये कहें कि जी मुझे स्पेशल आई वेयर चाहिए क्योंकि मैंने कंप्यूटर यूज़ करना होता है, तो फिर आपको वो आपके साइज़ का उस तरह का निकाल देगा, जिस तरह जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगा वो आप ले लीजिएगा। अब ये हो गया हमारा सेकेंड लास्ट। अब हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर एडिक्शन रह गया है फ्रॉम द यूनिट 5, और वो भी मैं भी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। और कुछ ICT लैब रूल्स हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं याद करने। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो आपके साथ वर्कशीट शेयर किया ना, काइंडली वो ज़रूर कीजिएगा, उसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। मेरा दिल था कि मैं इस वीडियो के बाद जो है ना, मैं स्क्रैच करा दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या मैं अभी आपको स्क्रैच का बता दूं या आप सुबह देखेंगे वो सुबह सुबह उठकर। तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आप सुबह सुबह देखोगे तो आपको याद रह जाएगा, रात में कहीं आपको भूल ना जाए ना। 4-5 स्टेप हैं सिर्फ, बहुत आसान है, और मैं आपको पता जिस तरह समझाऊँगी आपको पानी की तरह पता लग जाएगा। मैंने ये बताना है 1 2 3, ठीक है ना, और कहते हैं ना 1 2 बकल माई शू, उस तरह हो जाएगा आपके साथ। तो अब अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।